Okay, so let me share the HEC recognized journals। ये इनका वेब पेज है, इसको आप एक्सप्लोर करें और देखें कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। सो अगर मैं होम पे चला जाता हूँ तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड HEC पोर्टल, जिसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। यू कैन मेक योर अकाउंट हेयर एज वेल। आप ऑनलाइन अटेस्टेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री एक्विवेलेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, R&D इनिशिएटिव्स और इस तरह से पॉलिसी प्रोसीजर्स। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन गो एंड सर्च इट। हमें R&D इनिशिएटिव्स के बारे में शायद थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वी कैन गो एंड ओपन दिस R&D वेब पेज। तो इसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, यानी सर्विसेज, फैसिलिटीज़, scholarships and funds, यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन जिसमें एक्रेडिटेशन, डिजिटल लाइब्रेरीज, ग्रीवेंसेस, फिर क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से आपकी जो डिग्री अटेस्टेशंस हैं या फैकल्टी अपॉइंटमेंट क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आप खोल के देख सकते हैं। पॉलिसी प्रोसीजर्स, न्यूज़ पब्लिकेशंस, रिसर्च ग्रांट्स के ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स हैं, कितनी रिसर्च दी है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने किस किस एरियाज में हमने जो है वो लोगों को फंड किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे जो कि आप सर्च कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। ना ही का एक प्लेटफॉर्म, इनका नया प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को ट्रेनिंग, यानी आजकल अगर आपने कोई ट्रेनिंग करनी हो तो ये आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स में लोगों को ट्रेन करते हैं। सो जस्ट इट्स योर इंटरेस्ट हाउ यू गो फॉर इट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम जाते हैं तो इधर देखें, आपको नजर आ रहा है कि बहुत सारे रिसर्च ग्रांट प्रोग्राम्स हैं। इसको हम बाद में खोलेंगे कि ये क्या चीज़ है। मुझे यहाँ पे जो इस वक्त इंटरेस्ट है वो है रिकग्नाइज जर्नल्स, ठीक है। ऑल्दो पहले ये इनका एक प्लेटफॉर्म सेपरेट था HJRS के नाम से। HJRS के नाम से इनका एक वेब पेज था, जो कि अभी इन्होंने डिलीट कर दिया है। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। ये इस जगह पे शायद इसको ये खोले या ना खोले, आई एम नॉट श्योर। दिस वाज द वेब पेज। अभी ये सिर्फ शो कर रहे हैं इसके, कहीं पुराना रिकॉर्ड ही शो कर रहे हैं, बट अभी इन्होंने ये उठा लिया है सिस्टम, ठीक है। एज सच नजर नहीं आ रहा मुझे इसकी, लेकिन बहरहाल अभी ये कि आप इनकी वेब पेज पे ही जाके कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। ये अगेन वहीं लेके जा रहा है मुझे जहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले था। तो ये वहीं ले आया मुझे, ठीक है। तो इसमें अच्छी सी ये अगेन ये है आपके पेज, जिसके ऊपर आपको नजर आएगा कि कौन कौन से रिसर्च जर्नल्स जो हैं वो इनके एक्सेप्टेड वंस हैं। तो देखिए इसमें आपको नजर आएगा जी इनकी पब्लिकेशन पॉलिसी क्या है। ये क्यों है, ये इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि MS और PhD दोनों के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि आपका जो वैल्यूएशन होनी है वो सिर्फ लोकली नहीं होनी बल्कि इंटरनेशनली भी होनी चाहिए। सही है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको इंडिकेट करते हैं कि आपने जब अपने आप को एवेल्युएट कराना है तो कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहाँ आपको जाके देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं PhD की बात करूं तो PhD में ये लाजमी कंडीशन है उसके जो बेंचमार्क्स हैं कि आपने अपना रिसर्च प्रपोजल डिफेंड करना है। वो आपने लोकल कमिटी के सामने करना है। आपने अपना रिसर्च कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना है, वो लोकल यूनिवर्सिटी में देना है। उसके बाद आपने अपना रिसर्च प्रोसेस को चलाना है, जिसमें आपने हर सेमेस्टर में क्रेडिट रजिस्टर करने हैं। और ये प्रोसेस के बाद आप जब अपना आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो वो आर्टिकल जो है जब पब्लिश हो तो वो ऐसी जगह पब्लिश होना चाहिए जो कि HEC का अप्रूव्ड जर्नल है। और प्रेफरेबली वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल हो, प्रेफरेबली वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल हो, प्रेफरेबली वो वेब ऑफ साइंस अप्रूव्ड जर्नल हो, प्रेफरेबली वो HJRS का भी अप्रूव्ड जर्नल हो। सो अकॉर्डिंगली यहाँ जाके आपने देखना है कि मेरी, मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा थर्ड पार्टी कौन सी ऑथेंटिकेटेड थर्ड पार्टी है जिसको HEC मानेगी। रीजन बीइंग कि हर PhD इज अ प्रेस्टिजियस डिग्री। PhD इज अ प्रेस्टिजियस डिग्री। इट शुड नॉट बी गिवन टू एवरीबडी, बिकॉज अगर हर बंदे को आप PhD कर देंगे तो माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। तो you need to be very selective while selecting the PhD students as well as grooming them to become PhD। इसीलिए इसमें थोड़े फिल्टर्स टफ होते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप फिल्टर्स HEC के अपने भी लगे होते हैं, यूनिवर्सिटी भी लगाती है।
सिलेक्शन के दौरान यूनिवर्सिटी भी कोशिश करती है, हर यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि जी मैं हर बंदे को सिलेक्ट ना करूँ। और फिर जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं, एक लंबा प्रोसेस डिफाइन किया गया है। जल्दबाजी नहीं है कि जी आप बस जल्दी जल्दी डिग्री दें, जिस तरह से मैट्रिक की डिग्री मिलती है या एफएससी की डिग्री मिलती है। नहीं, पीएचडी इज अ डिग्री which is earned, it is not given. So once it has to be earned, then certain things has to be satisfied. It takes a lot of time because PhD is a platform where you reach. It is considered कि एक ऐसी जगह पे वो इंसान पहुंच जाता है जहां से फिर वो बहुत सारे काम करने के काबिल हो जाता है। तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज पैदा की जाएं, इस काबिल इसको किया जाए, फिर उसको डिग्री दी जाए, जो कि आती है विद एज। बहुत अर्ली टाइम फ्रेम में विद विद लेसर एज देयर आर मेनी थिंग्स विच विद अ यंग पर्सन कांट डू बिकॉज ऑफ द मेंटल लिमिटेशंस। ये इंसानी इवोल्यूशन साइकिल ऐसा है। इसलिए इट इज अ मिनिमम टाइम पीरियड विच इज डिफाइंड फॉर पीएचडी एज वेल, कि आप कम से कम इतने साल तो ये काम करें फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक अलग चीज है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि उसके लिए एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जरूरत है आपके कामों के लिए। तो जितने आपने आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं वो आपने एचईसी के अप्रूव जर्नल्स में करने हैं, वो यहाँ जाके देखने हैं। तो यहाँ पे एचजेआरएस का प्लेटफॉर्म था और उसमें यहाँ पे उन्होंने पॉलिसी डिफाइन की हुई है अपनी। ये वो पॉलिसी जो इस वक्त इंप्लीमेंट हो रही है फॉर एचईसी जर्नल्स के परस्पेक्टिव से। इसको अगर आप खोल के देखेंगे तो ये अभी तक यही पॉलिसी चल रही है। इसको डिटेल में आप पढ़ना शुरू करें अगर, तो इस जगह पे आते हैं तो देखें इन्होंने कुछ चीज़ें डिफाइन की हुई है। नो, दे आर ऑफ इंटरेस्ट, वी मस्ट गो थ्रू दिस एंड इट इज ऑफ इंटरेस्ट फॉर राबिया एज वेल बिकॉज आप पीएचडी स्टूडेंट हैं। तो देखें यहाँ पे इन्होंने अब कैटेगरीज डिफाइन की हैं कुछ, और कैटेगरीज इनफैक्ट आर सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग विद द क्वार्टाइल्स। जो Q1 Q2 Q3 Q4 होता है ना, ये इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर कैटेगरी, बट अगेन दे हैव देयर ओन बेंचमार्किंग। ये एचईसी की बेंचमार्किंग है। एक्स इन WXY जो है ये एचईसी की डिवीजन है जर्नल्स की, बट इसके अंदर प्राइमरीली क्वार्टाइल्स का इंक्लूजन है। तो अगर देखें आप डब्ल्यू कैटेगरी के जर्नल कौन से हैं, ऑल जर्नल्स इंडेक्स्ड इन एनी ऑफ फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ वेब ऑफ साइंस, जिसमें SCIE है, SCCI है और AHCI है, यानी ये उनके डिफरेंट इंडेक्सेस हैं जिनमें वो जर्नल अगर है तो वो डब्ल्यू कैटेगरी का जर्नल काउंट कर रहे हैं। फिर एक्स कैटेगरी का जर्नल कौन सा है, ऑल जर्नल्स इंडेक्स्ड इन दी कलेक्शन ऑफ वेब ऑफ साइंस, जो कि इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स के अंदर। ये यंग जर्नल्स होते हैं, पिछले 2 3 4 साल वाले होते हैं। वो जो पहले पहले वाले हैं वो थोड़े पुराने जर्नल्स होते हैं, 30 30 40 40 साल वाले जर्नल्स। फिर जो तीसरी कैटेगरी अगेन एक्स के अंदर ही है, इसको पढ़ें जरा, क्या है जी ये, अगर विजिबल है आपको। लेट मी ऐड दी साइज। हाँ जी, तहसीनुल्लाह पढ़े। स्कोप्स नहीं है सर, स्कोपस। स्कोपस में और बड़ा फोकस करके पढ़े। देखिए इसमें है, ये पाकिस्तानी जर्नल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इट इज प्योरली फॉर पाकिस्तानी जर्नल्स, लोकल जर्नल्स। आगे पढ़े, इंडेक्स्ड इन। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर आपके जहन में आना चाहिए कि ऐसे जर्नल्स भी हैं पाकिस्तानी जो कि ऑलरेडी वेब ऑफ साइंस में भी होंगे, तो वो ऊपर वाली कैटेगरीज में कवर हो जाएंगे, या वो डब्ल्यू होगा या वो एक्स होगा। तो पाकिस्तानी एचजेआरएस की मेंटालिटी क्या है कि दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू वेब ऑफ साइंस देन स्कोपस, ठीक है। तो वेब ऑफ साइंस के जो जर्नल्स हैं वो स्ट्रेट अवे WX में चले गए हैं। अब वो कुछ और जर्नल्स मेंशन कर रहे हैं कि जो वेब ऑफ साइंस में नहीं है, बट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, स्कोपस में है भाई। दवाई में। स्कोपस में नहीं, नहीं, अभी मैं ये थर्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। पहली है इंटरनेशनल जर्नल्स जो कि वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है, डब्ल्यू में चले गए। इंटरनेशनल जर्नल्स जो कि वेब ऑफ साइंस में है, एक्स में चले गए। लोकल जर्नल्स जो वेब ऑफ साइंस में है, डब्ल्यू में चले गए। लोकल जर्नल्स जो वेब ऑफ साइंस में है, SCIE में है, यानी नया वाला जो इंडेक्स है, एक्स में चले गए। ये तो कुछ कैटेगरीज अलग हो गई। अब एक और लोकल कैटेगरी है जर्नल्स की जो कि वेब ऑफ साइंस में नहीं है,
और स्कोपस में है, नीचे वाली जो कैटेगरी है जिसको आप पढ़ रहे थे। जरा अंग्रेजी का तर्जुमा भी दिमाग में करते जाए ना कि क्या कहना चाह रहे हैं वहां पे। सो अब पढ़े दोबारा पाकिस्तानी जर्नल्स, आहिस्ता आहिस्ता, तो बहुत तेजी में नहीं पढ़ना। सब्जेक्ट टू, जी, नंबर वन, ठीक है, ओके, इसका क्या मतलब होता है? जो उसमें आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं उनको जब टोटल करेंगे तो 25% लोग जो हैं वो बाहर के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। ये सारे पाकिस्तानी अगर होंगे तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, से 100 पेपर पब्लिश हुए हैं इस जर्नल में, सारे के सारे पाकिस्तानी है। तो 25 इंटरनेशनल ऑडियंस पब्लिश करे ऐसा जर्नल है, और स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में नहीं है। ठीक है, आगे चलें। Open general management systems, OJS, are similar general management system adopted for submissions, acceptance, and rejections, as well as peer reviews process of the research articles. क्या मतलब हुआ इसका? ओपन सिस्टम जो होता है वो OJS, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, के एक सिस्टम है, आपने क्लिक किया और एनीबडी कैन सबमिट इट। वो जनरल सबमिशन सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि मैंने ये पेपर किसको भेजना है फॉर रिव्यू प्रोसेस। फिर जब वहां से रिजल्ट आए तो किसको भेजना है फॉर कंपाइलेशन। देयर इज नो ह्यूमन और मैनुअल इनपुट। यानी है कि जी मैं बैठा हूँ, सारे पेपर मेरे पास आए और मैं कहूँ सारे एक्सेप्ट करने हैं, 4 इसको भेजो, 4 इसको भेजो, 4 इसको भेजो, नहीं। ये एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा उस जर्नल का, जो कि पेपर्स को सबमिट करवा रहा होगा, फिर असाइन कर रहा होगा, फिर कलेक्ट कर रहा होगा और रिजल्ट दे रहा होगा। तो ऑटोमेटेड सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम है, ओपन है, इट इज नॉट फिक्स्ड। सर पहले आगे तो चले ना, आप ये तो सवाल तो बात की बातें, पहले इसको देख लें, हम सवाल बाद में देख। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि ओपन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि ऐसा सिस्टम जो कि ओपन है, इट इज नॉट वो एक क्लोज सिस्टम नहीं कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कमरे में फैसले नहीं हो रहे। इट इज जस्ट अ सिस्टम जो कि हर एक को अवेलेबल है, उसने सिर्फ सबमिट करना है और बिल्कुल एक इम्पार्शियल तरीके से वो सिस्टम से गुजरेगा, रिव्यू प्रोसेस से, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एन ओपन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है भाई, आगे चलें। और क्या मतलब हुआ? मतलब कि जिसका अपना कोई इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन होना। देखें, ये जर्नल जो है जिसको आप अप्लाई करवा रहे हैं, ये किसी इंस्टीट्यूट का जर्नल हो सकता है। इसके पैनल पे 4 लोग होंगे ना, उनका अपना कोई जर्नल आर्टिकल उसके अंदर पब्लिश हुआ हो। मतलब मैं बैठा हूँ, मैं अपनी आर्टिकल ही पब्लिश करना शुरू कर दूं, या मैं अबासीन से अगर लॉन्च कर रहा हूँ तो अबासीन की आर्टिकल ही पब्लिश होने शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। ये चेक करेंगे वो कुछ चीज जो कि उस पैनल में लोग हैं ना, उनका अपना कोई आर्टिकल होगा, ना ही उस इंस्टीट्यूट का कोई आर्टिकल इस जर्नल में होगा, ये देखा जाएगा। ठीक है। और This article here reviewed by well-reputed international expertise इन and द, तो ये सारी चीजें अगर सेटिस्फाई कर रहा है एक लोकल जर्नल, तो वो भी एक्स कैटेगरी में ये डाल देते हैं। ठीक है। सो ये तो एक्स कैटेगरी की डेफिनेशन हो गई। ये जो अभी आपने पढ़ा है इसमें, ये सिर्फ वो जर्नल्स हैं जो कि वेब ऑफ साइंस में नहीं, वो तो पहले ही ऊपर निकल गए ना, जो उनमें जो बच गए वो इनके ऊपर उन्होंने फिर फिट करने हैं और फिर उनको डालना है। और उसके बाद जो लास्ट एक अगली जो वाई कैटेगरी की डेफिनेशन है, जरा उनको भी पढ़ें कि वाई में कौन किन किन को डालते हैं, ये पहला पढ़ें। other than those takes Web of Science, WOS, which are not fulfilling the above mentions additional developments. ठीक है जी, अब सिर्फ स्कोपस में वो हैं, बट ये ऊपर वाली चीजें फुलफिल नहीं करते। ये जो एक्स वाली ऊपर की एडिशनल कैटेगरीज थी ना, ये उनमें से इनमें कहीं फेल हो रहे हैं, लेकिन स्कोपस में है तो वो वाई में चले जाएंगे। और अगला क्या है? पबमेड जो है ना, ये एक और इंडेक्सेशन है, एक थर्ड इंडेक्सेशन एजेंसी है पबमेड। पबमेड जो है वो प्राइमरीली मेडिकल जर्नल्स के लिए इंडेक्सेशन करती है। तो आप एक्सप्लोर करेंगे तो वेब पेज के ऊपर जिस तरह स्कोपस है, जिस तरह से वेब ऑफ साइंस है, इस तरह पबमेड भी है। बट इट्स नॉट दैट
पॉपुलर, बट यू कैन ऑलवेज गो एंड सी, लाइक ये इस वक्त जो मेडलिन है, ये इनका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के नाम से ये इसको लॉन्च करते हैं। और इसको आप यहाँ पे इस इनकी वेब पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे जर्नल्स हैं जो कि पबमेड जर्नल लिस्ट के अंदर है। तो अराउंड 30,000 रिकॉर्ड्स आर इंक्लूडेड, और ये उनकी डिटेल्स हैं। अब इनका थोड़ा सा इतना कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, बट दे आर ऑल्सो एन इंडेक्सेशन एजेंसी। और ये उन्होंने 30,000 जर्नल्स जो हैं यहाँ शो किए हुए हैं कि जो हमने इन्होंने इंडेक्स किए हुए। सो दिस इज अनदर से, बस इसको आप अपने एंड पे देख लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बट पबमेड इज another good indexation platform, but it's primarily for the मेडिकल जर्नल्स। ठीक है। तो ये पबमेड का इनफैक्ट है। अब इसमें अगर मैं सर्च करूं से कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो हमने पहले सर्च किया था, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से आपको यहाँ पे कोई जर्नल नजर नहीं आएगा। ये जर्नल कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है, ये कोई आर्टिकल है। ये आर्टिकल्स को भी अपनी इंफॉर्मेशंस या देते हैं, और ये इसकी पबमेड आईडी है इस आर्टिकल की, जो कि 1993 में पब्लिश हुआ हुआ है। सो इनका तरीका का थोड़ा काम करने का मुख्तलिफ है पबमेड का। ये आर्टिकल्स को भी इंडेक्स करते हैं, जर्नल्स को भी इंडेक्स करते हैं, और उन पे एक नंबर देते हैं। और सो दिस इज दी पबमेड आईडी। इसकी अपनी पबमेड आईडी 101839555 है इस आर्टिकल की। ठीक है। जो कि जे हयमा ने 1993 में कहीं पब्लिश किया हुआ है किसी के अंदर। सर फिर ये जो 30,000 का काउंट बता रहा है, तो इसमें जर्नल्स और आर्टिकल्स दोनों का काउंट को अब वो रिकॉर्ड्स कह रहा क्यूमुलेटिव है, बता रहा वो रिकॉर्ड्स कह रहा है ना। रिकॉर्ड से मुराद ये है कि इट कुड बी अ जर्नल, इट कुड बी एन आर्टिकल एज वेल। इफ यू गो बैक एंड सी दैट, तो इट सेज 30,000 रिकॉर्ड्स, नॉट 30,000 जर्नल्स। हूँ। ठीक है। सो PubMed इज अनदर प्लेस फॉर सीइंग द इंडेक्सेशन। तो अगेन मैं अगर चला जाऊं उसी के ऊपर, थोड़ी देर पहले हम देखा था, तो ऐसे जर्नल्स, पाकिस्तानी जर्नल्स, अब ये क्यों डाला गया है? क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल के अंदर अच्छा काम होता है। इन द इंटायर वर्ल्ड पाकिस्तान इज क्वाइट अहेड इन द मेडिकल डोमेन। दुनिया भर में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है जितनी पाकिस्तान में अच्छी हैं। लेट मी टेल यू दिस। आप अमेरिका चले जाएं, आपको महीनों वेट करना पड़ता है। आप यूके चले जाएं, आपको महीनों वेट करना पड़ता है सिंपल नजले जुकाम की टाइमिंग के लिए। ठीक है। बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट दैट गुड इन आवर कंट्री। मेडिकल फैसिलिटीज आर मच मच बेटर। You go and get, even after all this huge population, we have very good facilities. और इसीलिए, और ये भी एक वजह इसकी आपको ये भी नजर आएगी कि पाकिस्तान के बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, वो यहाँ के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं दुनिया भर में हैं। बहुत ज्यादा खपत है पाकिस्तानी मेडिकल प्रोफेशनल्स की, ना सिर्फ डॉक्टर्स की बल्कि नर्सिंग स्टाफ की, बायोमेडिकल स्टाफ की। क्योंकि इस जगह पे ये जो एरिया है, ये क्यों ज्यादा इजी है? क्योंकि आपको सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं टू गेट ट्रेनिंग। आप इंसानों पे तजर्बात कर सकते हैं, nobody stops you। ठीक है। so that experience is, you get experience over here। आप 5 6 10 बंदे मार देते हैं, कोई नहीं पूछता आपसे। उसकी बेस के ऊपर आप एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्सिंग, अच्छे सर्जन बन जाते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना। फिर आप कहीं और जाके उन चीजों को अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली देर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तानी बायोमेडिकल स्टाफ, इंडियंस बायोमेडिकल स्टाफ, बांग्लादेशी बायोमेडिकल स्टाफ, बिकॉज दे हैव दी सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंट। सही है। सो इसलिए भी ये वजह है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है कि आपको हर जगह नजर आता है। नोबडी स्टॉप्स यू, आए जी इलाज करें। आप पूछते भी नहीं क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या काट रहा है। ठीक है। दे डू देयर ओन पर्सनल विशन विम्स एंड, और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता जिन लोगों का, उनको तो वो वैसे ही गायब कर देते। समझिए। तो बी कॉशियस इन दिस थिंग्स एज वेल। लेकिन ये कि अगेन दिस इज इन अ वे good as well because you have the facilities at every nook and corner. Now you have to be intelligent enough कि मैंने किधर जाके अपना इलाज कराना है, किससे कराना है। बट फैसिलिटीज है। पॉइंट ये है कि जी ऐसे पाकिस्तानी जर्नल्स जो कि अगेन मेडिकल बेस्ड जर्नल्स हैं, तो उनके लिए ये एक थर्ड कैटेगरी इंक्लूड की गई है कि अगर वो से ना स्कोपस में है ना वेब ऑफ साइंस में है, लेकिन पबमेड इज एन ईजियर इंडेक्सेशन एजेंसी वहां पे है,
उनको वाई कैटेगरी में आप डाल लें, ताकि उनको भी आप एकेडमिक के अंदर और करियर्स के अंदर और स्टूडेंट्स के लिए ग्रेड कर सकें। ठीक है, और आगे पढ़ें, और क्या? ये कैटेगरी इन्होंने नई डाली है, जब से चाइना इन्वॉल्व हुआ है चीजों में। उनकी भी एक नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग वहां पे ज्यादा आसानी से रजिस्टर हो जाते हैं, तो वो भी उन्होंने वाई कैटेगरी में डाल दी है। और आखिरी क्या कैटेगरी है? इनकी कमेटी हर साल बैठती है, वो देखती है कि ना वो स्कोपस में है जर्नल, ना वो वेब ऑफ साइंस में है, ना वो नेशनल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, ना वो मेडलिन के अंदर है, बट स्टिल इट्स अ रीजनेबल प्लेटफॉर्म। अच्छे लोग हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, और वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज उनकी अच्छी है, तो हमें रेकमेंड करते हैं इनको वाई में डालना। ठीक है, तो ये कैटेगरीज में आप जनरल्स आ जाएंगे। ये HEC का सिस्टम है, और HEC के सिस्टम के तहत इन्होंने फिर अपनी आगे अब उन पे रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। आप इनको जब पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये हर साल होगा, एक साल का एक इस टाइम से इस टाइम तक होगा, हम उसमें ये चीजें देंगे। लाइक उसमें कुछ और डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं कि वाई के लिए अगर आप जाना है तो ISSN नंबर होना चाहिए, जनरल टाइटल होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनको आप अपने टाइम पे पढ़ लीजिएगा, ये ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ऑन इंक्लूजन इनटू वाई कैटेगरी। ठीक है, और अल्टीमेटली जो फिर इसकी कोई फंडिंग की बात भी इन्होंने की हुई है, अगेन सेल्फ रीड थिंग। और असल में ये क्यों किया गया, अब इसमें हम आ जाते हैं कि ये जो करने की वजह है वो ये है कि नाउ बेस्ड ऑन दिस, इस कैटेगरी की बेस के ऊपर नाउ दे अनाउंस देयर एकेडमिक पॉलिसीज and their university career policies. Like, to become an associate professor from an assistant professor, there is a requirement of publishing minimum 5 W category journals in the last 5 years. अगर आप एक यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, any PhD will straight away be given the appointment of assistant professor, whether he or she has published or not, but उसकी एक valid PhD डिग्री है। मैंने क्यों कहा कि वेदर पब्लिश और नॉट पब्लिश्ड, पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में है, दुनिया में नहीं है। ठीक है, देर आर PhDs जो इटली से करके आते हैं, स्पेन से करके आते हैं, दे डू नॉट पब्लिश एट ऑल, कोई पब्लिकेशन नहीं हुई होती। उन कंट्रीज में क्राइटेरिया पब्लिकेशन नहीं है, वो बेस्ड ऑन देयर वर्क लोकल कमेटीज जो है आपको PhD दे देती हैं। ठीक है, पब्लिकेशन या कहें PhD डूइंग PhD इन पाकिस्तान इज टफर देन डूइंग PhD अब्रॉड। बाहर PhD करना आसान है, यहाँ PhD करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बेंचमार्क्स ज्यादा है। सो लेकिन ये कि अगेन PhD कर लिया आपने एंड यू कम बैक, यू गेट एम्प्लॉयमेंट इन एनी लोकल यूनिवर्सिटी, यू विल बी गिवन एन अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, now in your career you will go grow and become an associate professor. For that HEC ये कहती है कि जी 5 W कैटेगरी पब्लिकेशंस करेंगे अगर फैकल्टी मेंबर 5 साल के अंदर, तो उनको आप एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोट कर सकते। एसोसिएट टू प्रोफेसर अगर वो 8 W कैटेगरी पब्लिकेशंस और कर लेते हैं तो उनको फिर प्रोफेसर बना सकते। फिर प्रोफेसर एमेरिटस में जाने का क्राइटेरिया भी इन्हीं के ऊपर है, तो ये प्रोसेस इस तरह डीन बनने का क्राइटेरिया भी इन्हीं के ऊपर बेस कर रहा है। कुछ जगहों पे वो एक्स को भी डाल लेते हैं कि जी W और X कैटेगरी दोनों में उन्होंने 8 किए हो, या 2 इसमें किए हो, 5 उसमें किए हो। तो अगेन ये वेरी होता रहता है हर साल, लेकिन इसी क्राइटेरिया की बेस पे दे डिफाइन दी promotion criteria of the faculty, as well as they also define criteria for giving the PhD degrees. Like for PhD it's a compulsion के एक स्टूडेंट ने एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स पब्लिश किए हो, एक W कैटेगरी में और एक X कैटेगरी, या W और X कैटेगरी में। बट अगेन ये क्राइटेरिया भी हर साल वेरी करता है, कभी वो 2 करते हैं, कभी वो 1 कर देते हैं, कभी वो 3 कर देते हैं। सेफ मार्जिन PhD स्टूडेंट का ये होता है कि उसने अपने PhD करियर में अगर 3 पब्लिकेशन कर ली हैं W कैटेगरी के अंदर, 3 पब्लिकेशंस कर ली हैं W कैटेगरी के अंदर, तो नाउ शी और ही और शी सेफ। इससे ऊपर HEC आज तक पिछले 20 साल में नहीं गई है क्या, या कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं गई है। तो 3 आर्टिकल्स अगर आपने अपने 5 से 7 साल के PhD कैरियर में पब्लिश किए और प्रेफरेबली W कैटेगरी में किए, तो आपको फिक्र की जरूरत नहीं। देन इट मींस यू हैव टिक्ड दैट क्राइटेरिया ऑफ PhD एडमिशन या PhD एलिजिबिलिटी। ठीक है राबिया? सर
आप क्लास ये वाली ले रही हैं या साइबर सिक्योरिटी वाली ले रही हैं? नहीं नहीं सर, यही ले रही हूँ, साइबर सिक्योरिटी नहीं ले रही हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो मैं आफ्टर द लेक्चर आपसे डिस्कस करूंगा, उसको हम देख लेते हैं कि कैसे वो हल किए जा सकते हैं। और सर। बहरहाल ये कि ये पॉइंट आपको मेरा समझ आ गया कि जी पब्लिकेशन। सर, समझ आ गया। हाँ, तो इसको आपने जहन में रखना है कि फ्रॉम वेरी स्टार्ट के हाउ टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अचीविंग दीज टारगेट्स। सो सर। जी, ओके, सो दिस इज एज फार एज दी HEC क्राइटेरिया इज कंसर्न। ठीक है, तो HEC इसकी बेस के ऊपर करता है। और मैं अभी से इसमें से एक और चीज जो दिखाना चाह रहा था, ये तो मैंने आपको उसका खोल के दिखाया था। रिकग्नाइज जर्नल को हमने खोला था, तो हमने बात ये की थी कि जी पब्लिकेशंस के अंदर ये पॉलिसी है। यहाँ पे उसने कुछ वैलिडिटी की बात की हुई है। लेकिन सर्कुलर आया हुआ ना, ये हर साल सर्कुलर चेंज भी होता है। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि दिस हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल सम डेट। तो थोड़ा सा स्लो भी है इनका प्रोसेस, तो ये अभी 24 से आगे निकले नहीं है, बट इनका 25 वाला भी कोई ना कोई आया होगा। खैर छोड़ें इस बात को, हम आगे आते हैं। तो इधर इसने फिर आगे एक लिस्ट भी दी हुई है। दिसंबर 2025 तक वो कह रहा है कि ये रिकग्नाइज जर्नल्स हैं। तो अभी दिसंबर चल रहा है ना, 25 तो चल रहा है, अभी 26 तो शुरू नहीं हुआ था। 25 ही है ना। तो देखें यहाँ पे उसने एक पूरी लिस्ट दी हुई है, नेशनल रिकग्नाइज जर्नल्स दिए हुए, फिर HEC रिकग्नाइज पाकिस्तानी जर्नल्स भी दिए हुए, और लिस्ट ऑफ जर्नल्स हु रिजल्ट्स आर विदहेल्ड वो भी दिए हुए हैं। तो हम पहले वाला खोल लेते हैं। तो यहाँ पे उसने देखें वही डेफिनेशन पहले दी है, और उसके बाद उसने फिर आपको जर्नल का नाम दिया हुआ है और उसकी डिटेल दी हुई है। ये सारे लोकल जर्नल्स हैं और वाई कैटेगरी में उसने प्लेस किए। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं वापस चला जाता हूँ और अब मैं जाके देखता हूँ कि जी अ, यहाँ पे ये तो उसने लोकल जर्नल्स की बात की हुई है ना। इस जगह पे इंटरनेशनल जर्नल्स होने चाहिए, जो कि अभी इसने इधर लिस्ट डाली नहीं है, बट इसी तरह की लिस्ट 24-25 की भी होगी। तो इधर देखें, अब यहाँ पे आपको जो पहला जर्नल नजर आ रहा है, अगर आपने थोड़ा सा पहले देखा हो, तो ये वो जर्नल है जो कि स्कोपस में नंबर 1 के ऊपर था। ठीक है, और इसको उसने कहा है जी कि ये जर्नल है, पब्लिशर इसका वाइली वाले हैं। वाइली अगेन इज अ फेमस पब्लिशर। और मेडिसिन इसका एरिया है, हेमाटोलॉजी इसका सब्जेक्ट कैटेगरी है, USA से ये पब्लिश होता है। इसका JPI 89 है। मतलब आ रहा है JPI जो निकाला गया है, ये HEC ने निकाला है, जनरल प्रेस्टीज इंडेक्स 89 है इसका। जो कि बेस्ड ऑन 6 पैरामीटर्स है, वो जो हमने दिखाए थे, कि जिसमें एक CD2 था, एक H इंडेक्स था, एक आइगन फैक्टर था, एक आर्टिकल इन्फ्लुएंस फैक्टर था, एक SNIP था। वो सारे निकालने के बाद ये JPI निकलता है। फॉर्मूला इन्होंने भी नहीं दिया हुआ JPI का, शायद एक्सप्लोर करें कोई, आपको AI बता भी दे। बट दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड दी फॉर्मूला JPI से। ये JPI की बेस के ऊपर देखिए इन्होंने कैटेगरीज दी हुई है। अब इनका JPI में ये पहला जनरल जो है वो 89 के ऊपर है, और दूसरा जनरल जो है वो 100 के ऊपर है। बट पहले की जो क्वालिटी है शायद वो, ऑल्दो इसको बाद में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नंबर 1 पे शो किया हुआ, डब्ल्यू कैटेगरी इसको दी हुई है। तो डब्ल्यू कैटेगरी है द टॉप कैटेगरी जर्नल्स, बट JPIs आर वेरीड। ठीक है, और ये एक लिस्ट पूरी इनकी अवेलेबल है। तो इधर से आप अपने जर्नल को सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इधर सर्च करूं, आप जो रिसर्च पे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, यू कुड गो गो एंड सी हेयर कि वो इस लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, लाइक मैं सर्च करता हूँ जी IEEE एक्सेस। ओपन एक्सेस है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, तो इसने कहीं ना कहीं सर्च कर लिया। देखिए आ गया, 4683 इसका सीरियल नंबर शो कर रहा है, और ये कह रहा है इसकी डब्ल्यू कैटेगरी है, 83 इसकी JPI है। तो इस लिस्ट में ये है। तो इसको आप यू कैन रीड एज वेल, यू कैन पब्लिश हियर एज वेल, बिकॉज इट इज अप्रूव्ड बाय HEC एज वेल। ठीक है जी। सो दिस इज द लिस्ट, और इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन जो है वो इनके बारे में पता होनी चाहिए। एनी क्वेश्चन जी फ्रॉम राबिया? नो सर। अच्छा जी।
चलिए वी कैन टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, ठीक है, नमाज की ब्रेक कर लें आप, और अभी हम दोबारा मिलते हैं अराउंड 20 मिनट के बाद मिलते हैं। अभी मेरे पास 2 बजने में 5 मिनट है, तकरीबन 2:15 बजे विल मीट अगेन। ठीक है जी। सो सी यू अगेन जी, थैंक यू वेरी मच राबिया।